दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे घोटाले देखे होंगे जहां 100 रुपए कोई कमाता है तो टैक्स बचाने के लिए 50 रुपए कागजों में दिखाता है और 50 रुपए ब्लैक में अपने पास रखता है। लेकिन एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसमें 1 रुपए कमाई को 100 रुपए बताया गया है ताकि शेयर बाजार में झूठी इमेज बनाई जा सके, निवेशकों का भरोसा जीता जा सके और उसके बाद मोटी कमाई की जा सके। राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी ने क्या भयंकर कांड किया है, सेबी ने कैसे पकड़ा है और पीएम मोदी के साथ कंपनी के मालिक की पुरानी फोटो दिखाते हुए कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। पुराने जमाने की पीएम मोदी के साथ एक फोटो दिखाई है कांग्रेस से, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले पवन खेड़ा ने इस मामले में क्या आरोप लगाए हैं, क्यों सवाल पूछा है कि पीएम मोदी की नाक के नीचे कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया और मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। हम और आप 15 लाख खाते में आने का इंतजार करते रहे पिछले 12 साल। अगले 3 साल भी और 15 साल पूरे कर लें, 15 लाख का आप इंतजार करेंगे। लेकिन हमारे साहब मोदी साहब सफेद दाढ़ी के दोस्त राजेश भाई 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। भूल जाइए 15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर लिया। मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई, राजेश भाई, किसके दोस्त? नरेंद्र भाई। ये भाईचारा जो है ना इस देश में, ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है इस देश में। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर्स पर बहुत बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी और पैसे के गबन का आरोप लगा। सेबी में जांच शुरू हुई। सेबी में जांच शुरू होने में भी 7 महीने का विलंब हुआ। वो माधवी बुच जी का नाम इस मंच से बहुत बार लिया गया है। 2024 में जब माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन थी, की अध्यक्ष थी, शिकायत आई। उस शिकायत पर सेबी 7 महीने तक बैठा रहा। यह आपको नोट करना चाहिए। अब जब सेबी जागा, सेबी ने एक आदेश पारित किया जिससे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स की खरीद फरोख्त बंद हो गई। ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है, एलआईसी जिसमें हमारे आपके पैसे लगे होते हैं, ने मार्च 2016 में 2% से थोड़ा कम निवेश राजेश एक्सपोर्ट्स में किया था, 1.99%। 2026 मार्च 31 तक एलआईसी ने 10%, 10.8, लगभग 11% निवेश राजेश एक्सपोर्ट में कर दिया। ये तो सिर्फ एलआईसी की बात। अलावा एलआईसी के छोटे निवेशकों ने भरपूर तरीके से इसमें निवेश किया। आप हैरान होंगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन राजेश एक्सपोर्ट्स की फरवरी 2023 में थी, वो 28,000 करोड़ की थी। आज वो 5 जून को गिरकर 3,000 करोड़ के 25,000 करोड़ इस देश के निवेशकों का इस घोटाले में डूबा। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स इन February 2023 was 28,000 crore. Today, which is the 5th of June 2026, it has fallen to 3,000 crore. 25,000 crore evaporated. आजकल वो रेखा गुप्ता जी कहती ना, पानी रास्ते में उड़ जाता है, जो हमारे हिस्से का इवेपोरेट हो जाता है। तो ये 25,000 करोड़ रेखा गुप्ता जी को बता दीजिए, इवेपोरेशन ऐसे होती है। पानी तो होता है या नहीं होता हमें नहीं मालूम। 15 साल हम दिल्ली में सरकार में थे, हमें नहीं दिखा इवेपोरेट होता हुआ, लेकिन रेखा जी को दिख रहा है। खैर, फिर इस स्टोरी पर आइए। एक शेयर होल्डर ने ईमेल भेजी, शिकायत की 2024 मार्च में। शिकायत हो गई, लेकिन एलआईसी पैसा लगाता रहा। क्यों लगाता रहा? क्योंकि 7 महीने माधवीपुरी बुच ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। सेबी kept sitting on this complaint for 7 months. The complaint itself should have been a red flag enough for LIC to stop investing, to withdraw its investment from Rajesh Exports, but it did not happen. 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने 400 मिलियन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके वेलकैम्बी, एक सबसे बड़ी स्विट्जरलैंड की गोल्ड माइन खरीदी, रिफाइनरी खरीदी। इतना बड़ा पैसा कोई हिंदुस्तान की कंपनी लगा रही है, $400 मिलियन स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदने में। सेबी ने क्या इसको स्क्रूटिनाइज
करना उचित नहीं समझा कि साहब ये पैसा कहां से आया है, कौन है इसके प्रमोटर्स। 400 मिलियन 2015 में, आज क्या कीमत होगी उसकी आज डॉलर के हिसाब से आप देख लीजिए। मार्च 23 2022 में बड़ी रोचक बात बताता हूं। ये कंपनी क्या है राजेश एक्सपोर्ट? गोल्ड और जेम्स प्रोसेसिंग करती है, रिफाइनरी करती है, जो भी रिफाइन करती है, जो भी करती है। इसका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से, बैटरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मार्च 23 2022 को राजेश एक्सपोर्ट्स को 5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज से मिला, 18,100 करोड़। ये क्या रिश्ता है राजेश एक्सपोर्ट का, राजेश भाई का, नरेंद्र भाई की सरकार से, कि इतना भारी काम? इनके खिलाफ 7 प्रतिद्वंदी थे, देवर 7 बिडर्स। वो सातों प्रतिद्वंदी, सातों बिडर्स एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के थे। उनको नजरअंदाज कर दिया, उनको साइड में बैठा दिया। राजेश भाई को एक काम दे दिया जिनका काम सोने हीरे जवाहरात का काम है। उनको आपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज का काम दे दिया। क्यों? क्या रिश्ता है ये? 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट ने अपने कागजों पे दिखाया 15.15 लाख करोड़ का काम। कोई रेड फ्लैग नहीं। 5 साल में 15 करोड़ का 15.15 लाख करोड़ का काम आपने दिखाया है। कोई रेड फ्लैग नहीं, कोई एजेंसी नहीं जागी। हम सबके पीछे ईडी लगाई होती है, कोई ईडी नहीं, सो रहे हैं। एक और रोचक तथ्य सुनिए आप। अब कोई इतना बड़ा काम करता है तो ऑडिटर की क्वालिटी कौन ऑडिट करेगा, कौन सी फर्म ऑडिट करेगी, बहुत महत्व रखती है। बड़े बड़े नाम हैं, 4-5 बहुत बड़े नाम है विश्व के। हमने यही उम्मीद की कल जब हम देख रहे थे सारा डेटा कि साहब बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। नहीं, छोटी छोटी ऑडिटर। बैंगलोर के एक मेसर्स वी शिवशंकर एंड कंपनी, छोटा ऑडिटर। फिर ये भी बेंगलुरु के मेसर्स पीवी रमना रेड्डी, बेंगलुरु के एक और। फिर बेंगलुरु के तीसरे मेसर्स बीएसडी एंड कंपनी। तो छोटे छोटे मल्टीपल ऑडिटर्स, बार बार बदल रहे हैं ऑडिटर्स। क्या ये रेड फ्लैग नहीं है? क्या लोगों को दिखाई नहीं दिया? क्या सरकार को दिखाई नहीं दिया कि एक कंपनी 15.15 लाख करोड़ का काम कर रही है, छोटे छोटे ऑडिटर्स को बार बार किसी को लेकर फिर हटा रही है? ये हो क्या रहा है? कुछ घपला है ना, कुछ छिपाया जा रहा है। बड़े ऑडिटर्स नहीं, एक ऑडिटर लेकर आप उसी को पूरे 5 साल 10 साल रख रहे हो, वो भी नहीं। क्यों बदल रहे हो बार बार? ये सवाल तो हम सबके जहन में आता है कि आप बार बार ऑडिटर क्यों बदल रहे हो, आप इतने छोटे ऑडिटर्स क्यों रख रहे हो? तो जो मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर की कंप्लेंट हुई, उस शेयर होल्डर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रेड फ्लैग क्या था कि मेरी एक कंपनी है, मैंने आपको कुछ सामान बेचा, आपसे मुझे पैसे लेने चाहिए, नॉर्मल बात है। हो सकता है मैं आपको 30 दिन का क्रेडिट दूं, 60 दिन का क्रेडिट दूं, एट द मोस्ट 90 दिन का क्रेडिट दूंगा। 3 महीने से ज्यादा का क्रेडिट तो कोई बिजनेस में नहीं होता। 2 साल तक मैं आपको सामान बेचने के बाद आपसे पैसा नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? ये कंप्लेंट थी। और कितना पैसा? 2,914 करोड़, 2,914 करोड़ मुझे मार्केट से लेना है सामान बेचने के बाद, और मैं 2 साल तक नहीं ले रहा। क्यों? क्या ये रेड फ्लैग नहीं है? क्या ये चेतावनी एजेंसीज ने नहीं समझी? क्या सरकार की नजर नहीं थी इस पर? सरकार को छोड़िए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी, जिसके पास ये कंप्लेन आई, वो तक 7 महीने तक बैठी रही। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं सेबी का रोल, क्योंकि सेबी के बारे में हम प्रधानमंत्री को, सरकार को बार बार चेतला रहे हैं, साहब कुछ करिए, ऑल इज नॉट वेल विद सेबी, एंड हियर इज द प्रूफ दैट ऑल इज स्टिल नॉट वेल विद सेबी। तो शेयर होल्डर ने देखा साहब कि जो पैसा आना था, रिसीवेबल्स जिसको कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, वो पैसा रिसीव नहीं किया कंपनी ने, वो पैसा आया नहीं कंपनी में। तो जाहिर सी बात है कि कोई जेन्युइन बिजनेस, कोई ईमानदार बिजनेस में मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हैं, तो 2 साल तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे, 2,914 करोड़ नहीं देंगे, मैं चुप बैठा हूं? ये कौन सी बिजनेस है? ये कौन सा काम है? ये रेड फ्लैग है या नहीं है? तो अक्टूबर 2024 में, मार्च के बाद अक्टूबर, 7 महीने बाद सेबी ने रिपोर्ट बनानी शुरू की और एक फॉरेंसिक ऑडिटर बीडीओ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड को यह काम दिया कि साहब कंपनी के सारे फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स करके हमें दीजिए। अब बीडीओ जो कंपनी थी उसके लिए भी काम आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे राजेश भाई, नरेंद्र भाई के राजेश भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। बोले साहब नहीं, स्टोन वॉल एक अंग्रेजी में शब्द होता है, ही स्टोन वॉल्ड द इंक्वायरी, ही डिड नॉट कोऑपरेट। सहयोग देने से एक तरह से इनकार कर दिया। एक ईआरपी सिस्टम्स हैं, बुक्स हैं अकाउंट की, जर्नल डंप्स हैं, ये सब उन्होंने मांगे साहब कि आपकी फॉरेन सब्सिडरीज हैं, उनकी डिटेल्स दीजिए। जाहिर सी बात है, कोई फॉरेंसिक्स करने कोई कंपनी आएगी आपके पास तो आपसे सब कुछ मांगेगी, आपको देना भी चाहिए सहयोग, क्योंकि इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी कौन करा रहा है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी करा रही है जिसका नाम सेबी है। लेकिन मन में डर नहीं है। ये असहयोग आंदोलन नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो चलता है वो इस तरह का असहयोग आंदोलन होता है। हमारा असहयोग आंदोलन अलग था, ये असहयोग आंदोलन था साहब मैंने गलत किया है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, मैं सहयोग नहीं करूंगा जांच में। नहीं किया साहब,
ये तो वीडियो की हालत हुई। तो जब आपको कुछ कागज ही नहीं मिलेंगे, और क्यों नहीं दिए कागज? बोले साहब हमारे फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस चलते हैं, वहां के कानून हमें ये अनुमति नहीं देते कि हम सेबी की इंक्वायरी में फॉरेंसिक्स की जो कंपनी हमारे पास आई है उसके साथ सहयोग करें। ये देखिए कैसा बहाना है। हमारा देश एक आजाद देश है, एक सॉवरेन रिपब्लिक है। हमारी कंपनी, हमारे यहां की एक कंपनी हमें आंख दिखा के कहती है कि मैं विदेश के कानूनों से बंधा हूं, मैं आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता हूं। बहाना सुनिए, ये बहाना स्वीकार हो गया। कोई रेड फ्लैग नहीं, अरसे तक कोई रेड फ्लैग नहीं। डूबा किसका पैसा? मेरा आपका पैसा, LIC का पैसा, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का पैसा, FIIs, छोटे इन्वेस्टर, सबका पैसा डूबा। क्यों? क्योंकि कोई किसी को सुला रहा था और कोई सो रहा था। सेबी को किसने सुलाए रखा 7 महीने तक? इतने रेड फ्लैग्स, अभी मैंने आधी से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई रेड फ्लैग्स आपको गिना दिए, लेकिन सब सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे। अब ऑडिटर्स को बुलाया गया, तो ऑडिटर्स ने भी ज्यादा सहयोग नहीं दिया। अब उनकी क्या मजबूरी हमें नहीं मालूम। उन्होंने भी सहयोग देने से इनकार कर दिया। अब आया साहब जून 3, 2026 यानी कि परसों सेबी का ये ऑर्डर। सेबी के ऑर्डर में ये लिखा है, egregious and unheard of and barring both the firm and मेहता, पर्सनली मेहता और उनकी कंपनी को बार कर दिया कि साहब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये ऑर्डर आया। सेबी को करना क्या चाहिए था? ये सवाल हम सबके मन में है, आपके मन में है, देश के मन में है। कैश फ्लो और रेवेन्यू का जो कोरिलेशन होता है, भाई आपका कैश फ्लो कितना है, ये भी सेबी को पूछना चाहिए था। आप बता रहे साहब मेरा रेवेन्यू इतना है, कैश फ्लो भी तो पूछना चाहिए था। दोनों के बीच में मैच कर रहा है या नहीं, कोरिलेशन है या नहीं, लॉजिकल दिखता है या नहीं, ये भी काम सेबी का है। हाउ कुड अ लिस्टेड कंपनी रिपोर्ट रेवेन्यूज रनिंग इनटू 15.15 लाख करोड़ इन 5 years if the underlying transactions and records were allegedly not available for verification? 15 लाख से ऊपर, 15 लाख करोड़ से ऊपर हमने बोल दिया कंपनी ने, उसके रिकॉर्ड्स बिना वेरिफिकेशन के, और हमने स्वीकार कर लिया। कैसे, क्यों किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर किया? FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ED, CBI और सेबी क्या कर रहे थे? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इन एजेंसीज का, सेबी को छोड़ के बाकी एजेंसीज का। पॉलिटिकल केसेस में त्वरित गति से 24/7 काम करेंगे। जहां जेन्युइनली असल में लोगों का पैसा डूब रहा है, आम आदमी का पैसा डूब रहा है, LIC का पैसा डूब रहा है, वहां SFIO चुप, DGFT चुप, FIU चुप, ED चुप, CBI चुप, प्रधानमंत्री चुप, सरकार चुप। तो मोदी साहब, आपकी सरकार को यह नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? इंतजार किया आपने 900 का शेयर 100 पे आने की, इंतजार किया आपने इतना लाखों करोड़ लोगों का डूब जाने की? क्यों इंतजार कर रहे थे? किसको बचा रहे थे? पैसा तो सबका, छोटे आदमी का डूबा। अभी सरकार की हालत यह है कि कंप्लेन बाद में जाती है, ईडी पहले पहुंच जाती है, फिर वो कंप्लेन बाद में दिखाई जाती है जस्टिफाई करने के लिए ईडी की मूवमेंट को। यहां कंप्लेंट हुए को इतने साल हो गए, ऑर्डर आए को 48 घंटे हो गए, ईडी नदारत। तो पवन खेड़ा ने पूरे मामले को समझाया है कि कैसे 1 रुपए की कमाई को 100 रुपए दिखाया गया, 99 रुपए फर्जी कागजों में भरे गए, 1 रुपए का धंधा 100 रुपए का बिजनेस बताया गया, शेयर बाजार में इमेज बनाई गई, लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया, यहां तक कि LIC के इन्वेस्ट करने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है कि LIC ने भी इस कंपनी में निवेश किया था। तो सेबी की जांच के बाद कांग्रेस PM मोदी पर टारगेट कर रही है और सुप्रिया श्रीनेत ने एक फोटो दिखाई है और फोटो दिखाते हुए क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने PM मोदी के साथ, पुरानी फोटो है, क्या कहती है सुप्रिया श्रीनेत, जरा देखिए। राजेश एक्सपोर्ट घोटाला और नरेंद्र मोदी, ये कहानी सुनिएगा, क्योंकि एक और घोटालेबाज राजेश मेहता के साथ मोदी जी का पुराना नाता सामने आ रहा है। जिस राजेश मेहता ने 15 लाख करोड़ से ऊपर का स्कैम करके लाखों छोटे निवेशकों की लुटिया डुबो दी, उसके मोदी जी के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध है। खूब सारे पुराने फोटो वगैरह भी अब सामने आ रहे हैं। खैर, राजेश एक्सपोर्ट भारत की गहने की कंपनी है। 5 साल फिस्कल ईयर 21 से 25 के बीच में उसने 15 लाख करोड़ से ज्यादा का फर्जी रेवेन्यू दिखाया। सीधे साफ शब्दों में उसकी 99% कमाई फर्जी थी। राजेश मेहता के साथ फोटो खिंचवाने के अलावा प्रधानमंत्री ने क्या इस घोटाले में जो लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई स्वाहा हुई है, उनको बचाने के लिए, कमाई को वापस दिलवाने के लिए कोई कदम उठाया है? क्योंकि आज उनका खोखला और फर्जी नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा एक जुमला साबित हो रहा है। असलियत तो यह है कि 15 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ में 12 जीरो आते हैं, गिनते गिनते उंगलियां थक जाएं, उसका स्कैम करके राजेश मेहता जी का पुराना रिश्ता मोदी जी के साथ, उनके साथ फोटो। हर घोटालेबाज के साथ वैसे मोदी जी का रिश्ता कैसे सामने आ जाता है? कोई मेहुल भाई है, कोई नीरव भाई है, अब ये राजेश भाई भी निकल आए इनके।
तो कांग्रेस पीएम मोदी के साथ पुराने जमाने की एक फोटो दिखाती है। हालांकि नेताओं के साथ बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं, हालांकि ये बहुत पुराने जमाने का फोटो है। शायद उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब का ये फोटो दिखाई दे रहा है। हालांकि डेट तो कांग्रेस ने इस फोटो की नहीं बताई है, लेकिन लुक के हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूं। आगे पीछे भी हो सकता है, इस बात की गारंटी देखो हम नहीं लेते, लेकिन कांग्रेस ने जो फोटो दिखाई है उसके आधार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी के साथ याराना ताल्लुकात हैं, इसलिए इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत आ गई। अब पीएम मोदी राजेश मेहता पर क्या एक्शन ले रहे हैं, यह कांग्रेस से सवाल पूछा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।